नमस्कार, एग्रोन में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। अभी दिल्ली और आसपास के राज्यों में किसानों का आंदोलन चल रहा है, खास करके पंजाब में और किसानों की मेन मांग ये है कि एमएसपी को गारंटी दी जाए या गारंटेड एमएसपी का एक कानून बनाया जाए। लेकिन बहुत सारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं या फिर तज्ञ हैं, तो इन सभी का कहना ये है कि ये विषय इतना ये बहुत जटिल विषय है। इससे दिक्कतें भी बढ़ सकती है, वो सरकार की तरफ से हो या किसानों की तरफ से। इसके साथ-साथ डब्ल्यूटीओ और ये और इंटरनेशनल इसको उसके परिप्रेक्ष्य में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स है या फिर एमएसपी गारंटी का कानून बनाना, ये कितना जटिल है या फिर इसके आगे क्या-क्या क्वेश्चन्स आ सकते हैं, ये सभी चीज़ों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। और आप हमारे सभी सवालों के या फिर ये सभी मुद्दा है, ये हमें समझाने के लिए आज हमारे साथ है कृषि विशेषज्ञ विजय सरदाना सर। सर आपका स्वागत है एग्रोन में। नमस्कार, प्रणाम आपको और आपके सभी दर्शकों को। सर हम लोगों को यही समझना है कि अभी किसान तो एमएसपी गारंटी की कानून की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ये जो सवाल है या फिर ये जो मांग है, ये सिर्फ हाँ या ना में हम लोग समझ सकते हैं क्या? देखिए, कोई भी चीज़ अगर खासकर अ, ऐसी हो जिससे पूरे देश के ऊपर असर पड़ने वाला हो, अगर हम उसको बारीकी से नहीं समझेंगे, तो पता लगेगा कि हमने जल्दबाजी में ऐसे निर्णय ले लिए कि जिसके फ़ायदे के लिए था, उसी का नुकसान हो गया। ओके। और इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जो हमारे किसान भाई खासकर कुछ जो किसान नेता डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने जो चीज़ को समझा है, वो शायद सिर्फ़ अपने हित को अपने हित में भी सिर्फ बड़े किसानों को और मिडलमैन या जिसको आड़तिया बोल सकते हो या बिचौलिया बोल सकते हो, ये पूरी डिमांड उन 2 ही लोगों के फ़ेवर में है। और उसके बिल्कुल साफ कारण भी हैं। अगर आप पंजाब का इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लो, भारत सरकार का डेटा उठा के देख लो, देश में जो बाकी स्थितियाँ हैं उसको देख लो, सीएसईपी की रिपोर्ट उठा के देख लो। ये 4-5 बड़े डॉक्यूमेंट हैं जो हमारे सामने हैं। हुँ, आप अगर उनको पढ़ते हो तो इसमें साफ हो जाता है कि जो ये डिमांड पंजाब के कुछ किसान नेता कर रहे हैं, इसके पीछे किसानों का हित ना होके राजनीति ज़्यादा है और खासकर बड़े किसान और जो लोग व्यापार में हैं और खासकर वो लोग जो एफसीआई से डील करते हैं, उन्हीं लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है, बाकी और किसी का इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इनफैक्ट बाकियों का नुकसान ज़्यादा है। ओके। लेकिन सर अभी जब लास्ट टाइम हमने कुछ इस आंदोलन से जुड़े लोगों से बात की थी, उनका इंटरव्यू भी किया था, तो उन्होंने कहा था हमारे जो एमएसपी गारंटी का कानून की जो डिमांड है, वो सिर्फ पंजाब या हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश इन राज्यों के लिए सीमित नहीं है। हम पूरे देश के किसानों के लिए माँग कर रहे हैं। तो ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो सरासर मतलब ऐसे सही मायने में कह नहीं सकते। और सर अभी किसानों का अगर हम लोग एक आर्थिक परिस्थिति देखें या फिर उनके प्रॉब्लम्स देखें, तो अभी तो बहुत सारे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि आधे देश में सूखा की परिस्थिति है। उसके बावजूद भी हम लोग गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ देखते हैं, गवर्नमेंट के कि एक्सपोर्ट बैन कर दिया या फिर स्टॉक लिमिट लगा दिया, उसके वजह से भी किसान प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, उनको रेट कम मिलता है। तो इसके वजह से बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट ऐसे भी रेट कम ही देती है तो कम से कम एमएसपी मिल जाए, वो गारंटी मिल जाए तो कानून बन जाए तो सबको फायदा हो जाएगा। देखिए, बात सही है आपकी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान के जो किसान है, खासकर जो छोटा किसान है, हुँ, उसकी हुँ। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसमें हम कोई बहस नहीं कर रहे हैं। मेरा अपना अनुभव है, मैं किसानों के साथ डील करता हूँ, महाराष्ट्र के किसानों के साथ आज भी डील कर रहा हूँ। आपके जो किसान आंदोलन के लोग हैं या जो आपके किसान संगठन हैं, मैं उनसे डील कर रहा हूँ, आपके वहाँ व्यापारी वर्ग से कर रहा हूँ, कंपनी आज भी कर रहा हूँ। प्याज का केस भी पूरा मेरे पास है कि इसको कैसे जस्टिफाई करना है। ये सब चीज़ों का मेरा डे टू डे इंटरेक्शन है। हुँ, सवाल इस बात का है कि जब ये लोग कहते हैं कि हम अपनी नहीं पूरे देश के किसान की बात कर रहे हैं, तो मेरे इन्हीं किसानों से एक ही सवाल था, भई इसमें अंगूर के किसान का कहाँ सवाल है? अंगूर के किसान को एमएसपी कितना मिलना चाहिए? अनार के किसान को कितना मिलना चाहिए? दूध के किसान को कितना मिलना चाहिए? मुर्गी और अंडा है उसके
किसान की एमएसपी की तो कभी बात नहीं हुई। प्याज भी है आप उसमें प्याज भी, हॉर्टिकल्चर की सारी क्रॉप्स हैं, आलू को अगर छोड़ दें एक हिसाब से तो। कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ, यही मैं कह रहा हूं कि ये राजनीति है। उनको पता है कि अगर हम सब गेहूं चावल की बात करेंगे और सिर्फ एफसीआई तक सीमित रहेंगे तो बाकी देश का किसान जुड़ेगा नहीं। तो राजनीति तो यही कहती है कि अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस या दायरा बढ़ाया जाए। तो कहने को तो ये बोल देते हैं कि साहब हमारे को यहाँ पे, हम सारे देश के किसानों की बात कर रहे हैं। अगर सारे देश के किसानों की बात कर रहे हो तो मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखता हूं। सीएसीपी की रिपोर्ट के हिसाब से जो पंजाब का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पैडी का, वो है 841 रुपए पर क्विंटल। ठीक है, मैं उसमें 50% जो स्वामीनाथन फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर उसमें एमएसपी जोड़ भी दूं, हालांकि स्वामीनाथन फॉर्मूला बहुत ही गड़बड़ है, डिफेक्टिव है, जो किसानों को बर्बाद करेगा, और अगर मैं उसमें 50% जोड़ देता हूं तो रकम आती है 1261 रुपए। तो पंजाब के किसान को पैडी का एमएसपी तो मिलना चाहिए था 1261 रुपए, आज एमएसपी है 2183 रुपए। ठीक है, इसका मतलब जितना आपको एमएसपी मिलना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा आपको मिल रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में पैडी की कीमत है 3295 रुपए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीएसीपी के हिसाब से जी। अगर मैं उसमें 50% जोड़ूं तो महाराष्ट्र के किसान को एमएसपी मिलना चाहिए ऑलमोस्ट 4942 रुपए, जबकि एमएसपी है 2183 रुपए, आधा। जी, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जी, आज तक किसान नेताओं ने यह नहीं कहा कि साहब आप पंजाब में एमएसपी से बहुत ज्यादा दे रहे हो, ये मत दो। आप एक काम करो कि महाराष्ट्र के किसान को पैसा नहीं मिल रहा उसको दे दो, और सारा आप फसल पंजाब से क्यों खरीदना चाहते हो एफसीआई के लिए? पूरे देश में जितना आपको चाहिए सारे राज्य में बांट दो और हर राज्य से लो, ताकि हर राज्य के किसानों का थोड़ा थोड़ा फायदा हो जाए, और खासकर उन किसानों से लो जो बिल्कुल ही छोटे किसान है, क्योंकि उसके पास और आमदनी का कोई सोर्स नहीं। अगर ये किसान नेता ये बात करते तो मैं समझता कि भाई छोटे किसान और देश की बात हो रही है, लेकिन समस्या ये है कि पंजाब के अंदर प्रोडक्शन होता है 11-12 मिलियन टन और परचेज होता है 14-15-16 मिलियन टन। मतलब पंजाब का किसान, मैं किसान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो आड़तिया के भेष में किसान है। अच्छा। जो पंजाब का आड़तिया है वो अपने आप को किसान बताता है, और वो यूपी बिहार से सामान खरीदता है और आके पंजाब में एफसीआई को एमएसपी पे बेचता है, और एमएसपी से नीचे खरीदता है किससे? यूपी और बिहार के किसान से। तब उनको किसान भाई याद नहीं आते, अपने ही किसान भाइयों से सस्ते में खरीद के लाते हैं और एमएसपी के आके एफसीआई को बेचते हैं, तब इनको किसान समझ में नहीं आता, पहली बात। दूसरा, ये बात करते हैं कि हम किसानों की चिंता कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज लिंक कैनाल, जो हरियाणा के किसानों का पानी का हक है, आज 20 साल हो गए वो कैनाल पूरी नहीं करने दे रहे, जबकि 90% कैनाल तैयार हो चुकी है, देश का पैसा लग चुका है, लेकिन ये बोलते हैं हरियाणा का किसान हमारा भाई है। जब पानी देने की बात आती है तो कहते हैं जी हम एक बूंद पानी नहीं जाने देंगे, चाहे वो भूखा मरे वहां। ये कौन सा भाईचारा है? मतलब आप भाई की गर्दन पे बैठ जाओ, उसका गर्दन दबा दो, गला घोट दो और बोले तो मेरा भाई है, तो फिर उसकी जान क्यों ले रहे हो? तो कहने का मतलब है कि एक कहावत है ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अनफॉर्चुनेटली जो किसान आंदोलन हो रहे हैं पिछले 2-3 साल से, इनकी कहानी कुछ और है। लेकिन किसान है तो किसान के साथ एक इमोशनल शब्द जुड़ जाता है। मैं महाराष्ट्र में, आप जहां से हैं, मैंने आपके क्षेत्र में जितने आपके अंगूर के किसान हैं, ग्रेप ग्रोवर्स एसोसिएशन है, वो सब जानते हैं मेरे को। मुर्गी के किसान जानते, बाकी लोग जानते हैं। और उन्होंने कितनी मेहनत करी है ये मैं बोलता हूं सबको, कि महाराष्ट्र का किसान, ग्रेप का किसान, मुर्गी का किसान कितनी मेहनत करता है, आप उनसे सीखो ना। पंजाब का किसान ये बोलता है कि हमने मार्केटिंग सीख ली,
अरे भाई, ग्रेप एक्सपोर्ट तो महाराष्ट्र का किसान कर रहा है, तुमने क्या सीख लिया? तुमने क्या एक्सपोर्ट कर दिया? एफसीआई को माल देने के अलावा तुमने क्या मार्केटिंग सीखी है? कुछ किया है पंजाब के किसान ने? क्योंकि मैं पंजाब से हूं, इसलिए खुल खुल के बोलता हूं। क्या किया है आपने? और महाराष्ट्र के किसान को हमने काम करते देखा है। हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा कहीं हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट का काम हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। तो हम तो यही कहते हैं कि अगर आप महाराष्ट्र के किसान से सीखो ना कि मार्केटिंग किसको बोलते हैं। एफसीआई को देना मार्केटिंग नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि स्थिति नाजुक है। अनफॉर्चुनेटली हमने यहां पे एफसीआई का सिस्टम बना रखा है। इनसे आगे बढ़ना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि देश के टैक्स पेयर का पैसा सारा इनको मिलता रहे और अनाप शनाप, क्योंकि इनको पता है कि बाजार में जाएंगे इनको कोई पूछेगा नहीं। क्योंकि इनके जो चावल भी है आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट में रिजेक्ट होता है बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड प्रॉब्लम। जी। इनके लिए अल्टीमेटली बाजार है एफसीआई। और ये एमएसपी को बार बार इसलिए बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि एमएसपी जो एफसीआई देती है वो तो टैक्स पेयर का पैसा है, किसी की जेब से तो लगता नहीं। एक उदाहरण देता हूं। आप तो मुर्गी का क्षेत्र जानते हैं, पूना और आसपास का एरिया काफी पोल्ट्री का बहुत बड़ा क्षेत्र है। जी। आप जस्ट कोविड से 1 महीना पहले आ जाइए, नवंबर दिसंबर 2019। मक्के का रेट था 22, 23, 24 रुपए और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मक्का था 13, 14 रुपए। एमएसपी थी 18 रुपए। आप ही के देश की मुर्गी का छोटा किसान रोज कृषि मंत्रालय के दिल्ली में चक्कर काटता था कि हमको मक्का आयात करने दो, इतना महंगा मक्का हम मुर्गी को नहीं खिला सकते। या जो एफसीआई में आपके पास जो अनाज सड़ रहा है, आपको पता नहीं उसका क्या करना है। जो अनाज आदमी के खाने लायक नहीं है, जो सड़ गया है, पुराना अनाज पड़ा है, वो हमें दे दो, मुर्गी को खिला देंगे। ये चर्चाएं हो रही थी क्योंकि उन चर्चाओं में मैं शामिल था मुर्गियों के किसान की तरफ से। तो कहने का मतलब है, एक तरफ आप एमएसपी बढ़ाते जा रहे हो, दूसरी तरफ आप मुर्गी का किसान जिसको वो फसल खरीदनी है और मुर्गी को खिलानी है, वो कहता है इतना महंगा हम नहीं ले पाएंगे। तो किस किसान की बात कर रहे हैं हम? सिर्फ वही जो 2, 3, 4 फसलों वाले हैं, पंजाब वाले किसान हैं, उन्हीं की बात है। इसीलिए मेरा सवाल यह है कि आप एमएसपी बढ़ाने की बात कर रहे हो मक्के की। मक्के के मुर्गी के किसान से पूछा वो कितना दे सकता है? आपस में बैठ जाओ, एक अमाउंट तय कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुर्गी आपका 70% माल कौन खाता है? मुर्गी का किसान। उगाने वाले आप हो। दोनों आमने सामने बैठ जाओ, एक रेट तय कर लो आपस में। एक उगाएगा, दूसरा खरीदेगा। इसमें एमएसपी बीच में कहां से आ गया? तो समस्या यह है कि इस बात को हमें समझना होगा। दूसरा, मैं गेहूं और चावल पे दोबारा आता हूं। पिछले साल हिंदुस्तान ने गेहूं और चावल दोनों मिला के पैदा किए थे 247 मिलियन टन, 247, ठीक है। हिंदुस्तान की टोटल खपत थी करीब 217 मिलियन टन। बचा कितना? 30 मिलियन टन। वो मेरे को नहीं चाहिए। सबका पेट भरा हुआ है, सबकी फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, सब हो गया, ठीक। 30 मिलियन टन वो माल है जिसका कोई खरीदार नहीं है। आप एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकते, आप कोविड और यूक्रेन का थोड़ा सा टाइम छोड़ दो, 2 साल का, 2-3 साल का। अंतरराष्ट्रीय बाजार हमेशा भारत से सस्ता रहा है जी। तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में सबका पेट भरा हुआ है, जिसको जितना चाहिए था उसने खा लिया। 217 मिलियन टन खपत हो गई। बचा 30 मिलियन टन जो किसी को नहीं चाहिए, ना डोमेस्टिक में ना एक्सपोर्ट में। आप अगर लीगल गारंटी दोगे तो उसका क्या होगा? कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। 30 मिलियन टन माल किसानों के घर में पड़ा सड़ता रहेगा। किसान का फायदा हुआ या नुकसान? और अगर आप इसकी वैल्यू समझते हो तो 30 मिलियन टन की कीमत बैठती है करीब 65 से 70 हजार करोड़ रुपए। तो कुल मिला के किसान का 65 से 70 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हर साल हो रहा है। यह किसान के हित में है क्या? अगर आप लीगल गारंटी की बात करते हो तो फिर आप कहोगे भारत सरकार खरीदे क्योंकि लीगल गारंटी दी है। सो 70 हजार करोड़ रुपए का सामान और 15 हजार करोड़ रुपए उसका रख रखाव और परचेजिंग का खर्चा, 75 हजार करोड़ से 80 हजार करोड़ रुपए।
भारत सरकार का गोडाउन में हर साल सड़ेगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका कोई खरीदार नहीं है और एमएसपी से नीचे आप बेच नहीं सकते। अब मेरे को ये बताइए कि इस लीगल गारंटी का फायदा किसान को हुआ या देश को हुआ या किसको हुआ? तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे किसान भाई ये कम्युनिस्ट लीडर्स के एजेंडा में बार-बार ये कह रहे हैं सरकार गारंटी दे दे, तो पता है क्या होगा? सरकार अगर गारंटी देगी तो सरकार को सबसे पहले प्रोडक्शन कंट्रोल करना होगा। सरकार को यह कहना होगा कि कहां-कहां पे व्हीट हम नहीं खरीदेंगे और नहीं उगाने देंगे, नहीं तो खरीदेगा कौन उस व्हीट को? इसका मतलब आप पूरे प्रोडक्शन के अंदर भारत सरकार का और राज्य सरकारों का कंट्रोल ला रहे हो। आप एक डेमोक्रेसी से, एक प्रजातंत्र से एक कम्युनिस्ट देश बनने की तरफ जा रहे हो। क्या ये चाहिए इस देश को? और यही बात चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी किताब में लिखी है कि ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि किसान को एमएसपी दे दो और सरकार खरीद लेगी। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये चौधरी साहब की किताब है, इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके। लेकिन ये इस देश को और किसान को बर्बाद कर देगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था। हमारे किसान नेताओं ने हकीकत को पहचाना नहीं, पता नहीं किसके बहकावे में आके क्या क्या कहने लगते हैं। कैलकुलेशन उनके पास है नहीं, और जब आप उनसे बात करो तो फिर वो मुद्दों की जगह फिर आपको पर्सनल अटैक करने लगते हैं। कह रहे ये तो उसका आदमी है, ये तो बीजेपी का आदमी है, ये तो कॉर्पोरेट का आदमी है। अरे भाई, तो मुद्दे पे बात करो ना। तो समस्या ये आ जाती है कि हम लोग जब लॉजिक से हट जाते हैं और इमोशंस पे आ जाते हैं तो ऐसी गलतियां होती हैं। जी सर, अभी आपने बोला कि अभी एमएसपी का अगर कानून बनाया जाए तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, लेकिन अगर हम लोग फार्मर्स के बारे में अगर सोचे कि फार्मर्स की आर्थिक परिस्थिति क्या है या फिर उसका जो कि उत्पाद है, वो जो कि प्रोडक्शन करता है, तो उसके रेट के आधार पे उसका जो कि इनकम है या फिर उसके बाद में वो जो कुछ भी परचेस करेगा या फिर इकोनॉमी जो कि सर्कल चलेगा, साइकिल चलेगा, वो उस पे डिपेंड है, क्योंकि हमारा लगभग आधा जगह जनसंख्या वो तो खेती पे ही आधारित है। तो अगर उनको अच्छा रेट मिलना है, इकोनॉमी का साइकिल चलते रहना है, आपने अभी महाराष्ट्र का जिक्र किया कि महाराष्ट्र के किसान क्या-क्या करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र में देश में सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्याएँ भी होती है। तो हम ये जो सवाल है या फिर किसानों के जो कि आर्थिक परिस्थिति, आर्थिक एक दुष्ट चक्र में फँसा हुआ किसान है, उसको बाहर निकालने के लिए किसानों का कहना है कि एमएसपी यही सॉल्यूशन है। तो हम लोग उनको और क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं? बहुत आसान भी है, मुश्किल नहीं है। अगर राज्य सरकारें चाहें तो एक दिन में इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, एक दिन में। देखिए, आप हकीकत इस बात को देखिए, चाहे पूना हो, बॉम्बे हो, महाराष्ट्र का कोई भी शहर हो, दिल्ली हो, देश का कोई भी शहर हो, आप एज ए कंज्यूमर जो पैसा देते हो वो एमएसपी से काफी ज्यादा होता है। ये तो मानते हो? बिल्कुल, बिल्कुल। आज आप कह दीजिए कि साहब लासल गांव में प्याज 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए बिक रहा है, मैं तो सर 50 रुपए में खरीद रहा हूं ना दिल्ली में। जी। मेरे पास तो कोई भी सब्जी 50 रुपए से कम नहीं है, लेकिन हुँ, किसी किसान को 5-10 रुपए से ज्यादा मिलता नहीं। बिल्कुल। सवाल ये है कि ये बीच का पैसा जाता कहां है? ये किसान का हक कौन मार रहा है? सवाल ये है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर मैंने जितना पैसा दिया एज ए कंज्यूमर, इसका अगर आधा भी किसान को मिल जाए तो देश सुधर जाएगा। अगर आज प्याज का, कांदे का 25, मैं दिल्ली में अगर 40 रुपए देता हूं और किसान को 20 रुपए में मिल जाए तो उसको एक्सपोर्ट नहीं करना, वो खुश रहेगा। हुँ, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आज हिंदुस्तान का कंज्यूमर किसान को उसके हक का पूरा पैसा दे रहा है, लेकिन जो बीच का बिचौलिया तंत्र है या जो भी आप मंडी तंत्र है, व्यापारी तंत्र है, जिसको जो मर्जी आपको बोलना है बोलिए, ये पैसा तो वहीं कहीं गायब हो रहा है ना जो किसान का हक है। आज तक एक किसान नेता ने एक प्रदर्शन में यह नहीं कहा कि साहब ऐसे कानून बनाओ कि जो कंज्यूमर खर्चा कर रहा है उसका कम से कम 60-70% किसान तक पहुंचे। ये क्या गलत डिमांड है? नहीं है ना?
अब उसके लिए चाहे आपको वेयरहाउस बनाना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, मंडियों के कानून बदलने हो, मंडियों का कमीशन बदलना हो, जो भी करना हो, सरकार करेगी ना। लेकिन एक किसान नेता के मुंह से यह नहीं निकलता कि जितना कंज्यूमर पैसा देता है, उसका कम से कम 60-70% तो किसान तक पहुंचे। बाद में भाड़े का जो भी खर्चा है 20-30% वो लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। आज तक आपने एक बार किसी आंदोलन में ये डिमांड देखी है? कोई नहीं बोलता है। इसका मतलब क्या है? जो लोग किसानों का शोषण कर रहे हैं, किसान नेता उन्हीं को बचाते हैं। उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला जाता। इसका मतलब क्या है? ये जो किसान नेता बने हुए हैं, ये किसानों के हक की बात कर रहे हैं या उन लोगों की बात कर रहे हैं जो किसानों का शोषण करता है? आपके दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा, सोचें इसके बारे में, पहला। दूसरा, सारी एपीएमसीज जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हैं। आप पंजाब का उदाहरण ले लीजिए, सारी एपीएमसीज पंजाब की भी है, सरकार, राज्य सरकार के अंदर है। आप एपीएमसी का कानून इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, पंजाब का। पूरे एपीएमसी कानून में किसान शब्द ही नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं, डाउनलोड करो, इंटरनेट से डाउनलोड करें, सर्च करें कि फार्मर कहां लिखा हुआ है। पूरे एपीएमसी कानून में एक जगह है कि जो एपीएमसी कमेटी बनेगी उसमें एक फार्मर रिप्रेजेंटेटिव होगा, फुल स्टॉप, बस। किसान के हित में क्या होगा, किसान को क्या सुविधाएं मिलेंगी, किसान के लिए क्या होगा, किसान क्या प्राइस डिस्कवरी, कुछ नहीं है। यह बात करते हैं कि हम किसानों के लिए मंडियां बनाएंगे, किसान शब्द ही नहीं है। आप डाउनलोड करिए और पढ़िए, क्योंकि मैं तो आंकड़ों पे और हकीकत पे बात करता हूं, मैं हवा में बात नहीं करता हूं। और अगर पंजाब सरकार ये बोलती है कि नहीं, हमने किसानों के हित में क्या, एपीएमसी में नाम दिखा दो, आप बता दो कि किसानों के हक में क्या हुआ एपीएमसी में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके पंजाब सरकार बात करती है, आज भी पंजाब सरकार के उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप डिफॉल्ट हुए तो जमीन बेच के पैसा वसूल होगा। यह किसान के हित की बात हो रही है। कहने का मतलब क्या है? हम लोग हकीकत नहीं जानते। एग्रीकल्चर के बारे में समाज में जानकारी बहुत कम है, पहली बात। तो आंसर क्या है? आंसर है, हर राज्य सरकार, आपको केंद्र सरकार की जरूरत नहीं है। आपको चीफ मिनिस्टर से, और जितने प्रोग्राम आपके किसान लोग देख रहे हैं, आप अपने एमएलए एमपी से सिर्फ एक ही सवाल करिए, हमें हमारी एपीएमसी में आधी दुकानें किसान संस्थाओं को चाहिए, क्यों नहीं दे रहे हो? माल मेरा, मैं डेयरी चला सकता हूं, मैं शुगर केन चला सकता हूं, मैं कोऑपरेटिव बैंक चला सकता हूं, मैं सारे काम किसान कर सकता है, मंडियां क्यों नहीं चला सकता किसान? बताइए आप मुझे। किसान संस्थाएं मंडियां क्यों नहीं चला सकती? चला सकती है ना। जब आप प्रोसेसिंग कर सकते हो, बैंक चला सकते हो, फर्टिलाइजर कंपनी चला सकते हो, मंडी नहीं चला सकते, जो सबसे आसान काम है, तोल के बेचना है। लेकिन किसानों को मंडियों से दूर रखा गया, और क्या खेल खेला जा रहा है किसानों के साथ? हम एपीएमसी में जो मेन मंडी है, जहां सबसे ज्यादा काम धंधा होता है, वहां हम आपको जगह नहीं दे रहे हैं। हम आपके लिए कोई ई मंडी बना रहे हैं, कोई इंटरनेट वाली मंडी बना रहे हैं। मतलब यार, मेरे को मेन मंडी में बैठने की जगह दो ना। वो नहीं देंगे। आप यहां से 3 किलोमीटर दूर चले जाओ, वहां कंप्यूटर पे बेच लो। ये खेल क्यों? मेरे को आधी दुकानें एपीएमसी की मंडी में दे दो ना। मैं नहीं कहता कि आप खाली करवा दो, जो एग्जिस्टिंग व्यापारी हैं वो झगड़ा बढ़ेगा, उनको वहीं रहने दो। हर मंडी में 50 दुकानें और प्लेटफॉर्म और वेयरहाउस बना के किसान संस्थाओं को दे दो ना। आज प्याज का किसान है दिल्ली में, केजरीवाल साहब बोलते हैं कि मैं किसानों के हित में बहुत काम करता हूं। आजादपुर मंडी में महाराष्ट्र के प्याज के किसानों के लिए 20 दुकानें बना के दे दो ना। वो अपना ट्रक से माल लाएंगे, आजादपुर मंडी में बेचेंगे। क्यों आड़तिया चाहिए उसको? क्यों चाहिए आड़तिया, बता दो। फायदा क्या होगा? जब मंडी में भाव बढ़ेगा, उसी मंडी में किसान बैठा है। मान लीजिए 5 रुपए किलो में लासल गांव से खरीद के लाया, दिल्ली में मैं 20 रुपए किलो बेच रहा हूं।
ठीक है? तो जब दिल्ली की मंडी में 20 रुपए बिकेगा तो किसान अगर 19.5 भी बेचेगा या 19 बेचेगा तो माल बिकेगा ना। तो महाराष्ट्र के किसान को लासलगांव में 5 रुपए बेचने में क्या इंटरेस्ट रहेगा? वो तो सीधा गाड़ी भर के दिल्ली ले आएगा, 20 रुपए बेचेगा। इतना सा काम राज्य सरकार नहीं कर सकती, और ये सब बोलते हैं हम किसान हितैषी हैं। तो मेरा निवेदन है एग्रोवेन से, अगर आप चाहते हैं तो मेरे नाम से आप छाप दीजिएगा। किसानों को आधी मंडियां या जितनी दुकानें हैं एपीएमसी के अंदर, उसमें आधी दुकानें किसान संस्थाओं को एलोकेट की जाए, इंडिविजुअल किसान को नहीं। किसान कोऑपरेटिव्स, एफपीओज और कोई किसान संस्थाओं जो रजिस्टर्ड हो उन्हीं को। तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो किसान संगठित होगा, चाहे वो डेयरी कोऑपरेटिव आप उसको दे दो, चाहे वो ग्रेप कोऑपरेटिव है आप उसको दे दो, चाहे कोई और कोऑपरेटिव है आप उसको दे दो, कोई एफपीओ है आप उसको दे दो, मुझे कोई तरह इंडिविजुअल को नहीं मिलेगी। और उन दुकानों के ऊपर बकायदा जो आपका कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसको सपोर्ट करे। आप कोऑपरेटिव मूवमेंट ला रहे हो ना, पूरा मंत्रालय बना दिया आपने। तो कोऑपरेटिव मंत्रालय क्या एपीएमसी मंडियों में फार्मर्स कोऑपरेटिव के लिए दुकानें नहीं बना सकता? कोई गलत डिमांड है मेरी? तो सब कुछ हो सकता है, पॉलिटिकल विल चाहिए। और वो पॉलिटिकल विल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे किसान और किसान नेता जो चाहिए, जो होना चाहिए, वो बात नहीं करते हैं। ये किसी और एजेंडा पे खेलते हैं, इसलिए किसान दुखी है इस देश का। हाँ सर, अभी आपने कहा कि मतलब एपीएमसी अगर हम लोग मंडी का इतिहास देखें तो हर एक जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो पार्टी का एक हम लोग कह सकते हैं कि उसकी ब्रांचेस है क्या, ऐसे हर बार शंका आ जाती है कभी कभी। सर अभी किसानों की और एक मांग है कि वो इंडिया को डब्ल्यूटीओ से बाहर आना चाहिए, कि डब्ल्यूटीओ से बाहर आना चाहिए। अगर हम लोग ये क्वेश्चन की तरफ देखें तो बहुत जटिल और बहुत दूरगामी परिणाम हमारे इंडिया पे भी हो सकता है। तो क्या यह संभव है कि मतलब हम अगर इंडियन गवर्नमेंट डब्ल्यूटीओ से बाहर आ जाए, क्योंकि वो सब्सिडी और सब खेल चला ग्रीन या येलो सब्सिडी का ये सब लिमिटेशंस है, तो क्या दिक्कत क्या है कि मतलब डब्ल्यूटीओ से अगर इंडिया बाहर आ जाए ये मांग को लेकर किसानों के, तो किसानों का फायदा क्या होगा और देश का लॉस क्या होगा? देखिए, डब्ल्यूटीओ के अंदर करीब 20-21 एग्रीमेंट जी। और डब्ल्यूटीओ एक पैकेज डील है। ठीक है? पैकेज डील के अंदर आपको सारी चीजें लेनी है या सब छोड़ना है, तो चॉइस आपकी है। हिंदुस्तान का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है आज की तारीख में वो करीब 600 बिलियन डॉलर के आसपास होता है। उसमें एग्रीकल्चर का करीब 50 है, आप करीब 10-12% के आसपास। तो बाकी 80% जो व्यापार होता है हिंदुस्तान का, उसका क्या होगा? पहली बात। दूसरा, अगर मान लीजिए कि कल हम डब्ल्यूटीओ से बाहर आ जाते हैं और आप जितना भी एक्सपोर्ट कर रहे हो वहां के कंट्रीज उसको माल को रिजेक्ट करने लग जाते हैं, आप कहां जाएंगे ये कहने की साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है? आप हिंदुस्तान से न्यायालय बंद कर दो, आप कहां जाओगे न्याय मांगने? फिर आप कहोगे कि पाकिस्तान जाएं या अमेरिका जाएं या यूरोप जाएं, आपको न्याय कौन देगा? आपने तो न्यायालय बंद कर दी। तो कहने का मतलब यह है कि कभी कभी शॉर्ट साइटेड वे में लगता है कि नहीं अच्छा हो जाएगा, वो इमोशनल कॉल्स है। लेकिन अगर आप ये देखो कि आप भारत को एक विकसित देश बनाना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ें। मान लीजिए चलो आज तो भारत सरकार ने पाबंदी लगा दी, आप प्याज एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कल को आप डब्ल्यूटीओ से बाहर आ गए, आपके बासमती पे बैन लग गया, आपके प्याज पे बैन लग गया, आपके ग्रेप पे बैन लग गया, आपके अनार पे बैन लग गया, आप कहां रोने जाओगे? किससे जाके कहोगे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है? वो भी सोचा है या नहीं हमने कभी? या हम सिर्फ सब्सिडी को देख रहे हैं? तो जब आप कभी अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में या इकोनॉमिक सिस्टम में बैठ के काम करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। देश चलाना आसान नहीं है। आप अपने परिवारों में देखिए ना, हमारे किसान भाई जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके 4 बेटे हैं, एक कहता है मोटरसाइकिल चाहिए,
एक कहता है जी मेरे को तो गाड़ी चाहिए, पिताजी कहेंगे मुझे ट्रैक्टर चाहिए, एक बच्चा कहेगा मुझे पढ़ाई करनी है, मां कहेगी साड़ी चाहिए, बेटी कहेगी ज्वेलरी चाहिए। कमाई सबको पता है घर में कितनी है, किसकी डिमांड पूरी करोगे? मोटरसाइकिल वाले की, कार वाले की, मां को साड़ी दिलाओगे, बेटी को ज्वेलरी दिलाओगे, बाप को ट्रैक्टर दिलाओगे, किसको क्या दिलाओगे? पैसे तो वही 5 लाख रुपए हैं, किसको क्या दिलाना है? फिर आप कहोगे कि यार रुक जाओ, जिसकी पहले ज्यादा जरूरत है पहले उसको निपटाते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा होगा तो पहले आप उसकी स्कूल फीस दोगे, कोई बीमार होगा तो पहले उसकी दवाई दोगे, फिर आप कहोगे यार पहले ट्रैक्टर ले लेते हैं, गाड़ी बाद में ले लेंगे, क्योंकि खेती भी जरूरी है। घर में अगर माँ की साड़ी फट गई है तो पहले आप साड़ी दिलाओगे या पहले आप उसको मोटरसाइकिल दिलाओगे? कहने का मतलब क्या है, हिंदुस्तान में टोटल जो टैक्स कलेक्शन है आज की तारीख में वो करीब कुल मिला के करीब 25 लाख करोड़ के आसपास आप मान लीजिए टोटल। और आपकी जो एग्रीकल्चर की जो टोटल टैक्स है वो करीब 27 लाख करोड़ के आसपास है, 27.5 लाख देश का। लेकिन जो एग्रीकल्चर वैल्यू है वो करीब 40 लाख करोड़ के आसपास है, और 27 लाख करोड़ में 92% ऑलरेडी कमिटेड है। मतलब ये खर्चा तो आपको देश चलाने के लिए करना ही करना है, और बाकी जो आपको डेवलपमेंट करना है, हाईवे बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, दुनिया भर के काम करने हैं, उसको पूरा करने के लिए आपका जो बजट 45 लाख करोड़ का है, आप हर साल करीब 8-10 लाख करोड़ रुपए उधार लेते हो बाजार से, तब जाके आपका देश चलता है। तो यही हाल है कि अगर आप देश पे और खर्चा बढ़ा दोगे, आमदनी नहीं बढ़ा रहे, तो देश को कर्जे में ही डुबाओगे। लेकिन इसमें एक और एंगल आता है बड़ा इंटरेस्टिंग, जो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। कुछ हमारे किसान नेता ये बोलते हैं कि साहब आप हमें क्यों बोलते हो, जब कंपनियों का आता है तब तो आप उनके लोन माफ कर देते हो। ये भी आपने कई बार सुना होगा, आपने कंपनियों के 7-8 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, जो कंपनियां घाटे में चली गई थी, बैंकों के लोन माफ कर दिए, किसानों के क्यों नहीं हो सकते? मैं किसान भाइयों को यह कहना चाहूंगा, जब सरकार ने लोन माफ किए थे ना, उस समय कॉर्पोरेट टैक्स था करीब 4-5 लाख करोड़ रुपए। वो कंपनियां बंद थी, उनके ऊपर इतना कर्जा था कि उसको चला नहीं पा रहे थे। वो सरकार ने माफ नहीं किया, उसको उठा के जैसे कहते ना कि डेड अकाउंट वहां डाल दिया कि धीरे धीरे इनसे वसूली करेंगे। आज वही कंपनियां जो बंद थी, जब वो चलने लगी, आज हिंदुस्तान का जो टैक्स कलेक्शन है, जो करीब 5 लाख करोड़ के आसपास होता था, 4 या 5 लाख करोड़ के आसपास, 23-24 का अनुमान है कि कॉर्पोरेट टैक्स, मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ के हो गया 9 लाख करोड़ रुपए। तो अगर मैंने उस समय 6-7 लाख रुपए छोड़ दिए, उसके बदले में मैंने कई गुना ऑलरेडी कमा लिए कॉर्पोरेट से, इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। अगर वो हम माफ नहीं करते, कंपनियां बंद रहती, रोजगार नहीं आता, भारत का आयात बढ़ता, हमें टैक्स भी नहीं मिलता और देश की तरक्की नहीं होती। ये होता है इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग कि कहां पे देना है, कहां पे नहीं देना है। अगर कोई आज किसान को ये बोले यार तू क्या जमीन में बीज के अंदर पैसा लगा रहा है, गेहूं तेरे को चाहिए, भूख लग रही है तो ये बीज खा लेना, आप रोटी बना के खा सकते हो ना उस बीज की, लेकिन खेती कैसे होगी? फिर आप वो भूखे रहोगे लेकिन बीज डालोगे, क्योंकि पता है कि ये 1 किलो बीज 2 टन माल निकाल के देगा। मानते हो इस बात को? ऐसे ही इकोनॉमी चलती है। अगर आप वो 1 किलो बीज खा लेते तो 2 टन माल नहीं निकलता जमीन में से। ऐसा ही होता है, जब कंपनियां सिक हो जाती हैं तो सरकार को सोचना पड़ता है कि उनको रिवाइव कैसे करें, क्योंकि हजारों लोगों का रोजगार है। बाकी जो कंपनियां उनसे जुड़ी हैं, कोई रॉ मटेरियल उनको दे रहा है, कोई उसका फिनिश्ड गुड्स बेच रहा है, कोई दुकानें बेच रही हैं, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। जब माल बनेगा ही नहीं तो क्या होगा? तो जब माल बनेगा, बिकेगा तो टैक्स भी मिलेगा। तो हमारे लोग चीज को पूरे ढंग से, जो किसान नेता है वो समझते नहीं है। अनफॉर्चुनेटली किसान इतना सक्षम नहीं है कि वो हर चीज को बारीकी से समझे।
इसीलिए वो मिसलीड हो जाता है, उनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि ये जो किसान नेता ही हमारे मसीहा हैं, जबकि वो किसी और का खेल खेल रहे हैं, इनके कंधे पे, छोटे किसानों के कंधे पे बंदूक रख के किसी और का फायरिंग कर रहे हैं। ये राजनीति है, हमारे किसान भाइयों को ये समझना होगा। जी। सर, अभी आपने मतलब हम लोग WTO के बारे में बात कर रहे थे। अभी अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल की अगर एक तुलना करें, तो यूरोप है, अमेरिका है या फिर जो भी डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है, तो उनके किसानों को वहाँ की सरकारें बहुत सारी सब्सिडी देकर या फिर और कुछ अनुदान देकर थोड़ा-सा सपोर्ट करती है। थोड़ा-सा मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी हम लोगों ने फिलहाल यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ में फार्मर्स के आंदोलन देखे। तो पहली बात तो ये आंदोलन यूरोप में जो हो रहे हैं, उसके पीछे हम लोगों ने ऐसा समझा है कि सब्सिडी कट जो डिसीजन लिया था, वो एक कारण है। क्या यही एक कारण है या फिर और कोई दूसरे कारण है कि इस किसान रास्ते पे उतर चुके हैं? देखिए, यूरोप में समस्या जो सबसे बड़ी आई है, वो आई है यूक्रेन वॉर के बाद। हुँ, यूक्रेन वॉर होने से क्या हुआ है कि पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा हो गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया, सप्लाई डिस्टर्बेंस हो गई सारी। पहले यूक्रेन से माल आ जाता था, रशिया से आता था, तो गुजारा सबका चलता था। अब वो पूरा एरिया डिस्टर्ब हो गया। अब उनको माल लाना है दूर से, माल उनकी फैक्ट्रियां चल नहीं रही, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। तो क्या हुआ, जब जो चीज पहले आपको 10 रुपए की मिल रही थी, आज वो 30 रुपए की मिल रही है, कमाई तो वही रही आपकी। तो पहले अगर किसान को पैसा बच जाता था, अब वो नहीं बच रहा है। सरकार भी सब्सिडी इसलिए काट रही है क्योंकि अगर उनको बाकी जगह देना है, जैसे आपको घरों में बिजली देनी है, आपको स्कूल देना है, आपको हॉस्पिटल देना है, खर्चे तो वहां भी बढ़ गए। अब पहले जितने पैसे थे उतने बचे नहीं, क्योंकि सारा खर्चा तो पेट्रोल में निकल रहा है, फ्यूल में निकल रहा है। जब आपके खर्चे बढ़ गए, आपके पास सरप्लस पैसा नहीं बचा, तो आप कटौती कहीं ना कहीं तो करोगे। तो जब आपने कटौती करी, तो थोड़ी बहुत आपने सब्सिडी भी कटौती करी और किसानों की कॉस्ट भी बढ़ गई, क्योंकि फ्यूल के रेट बढ़ गए। तो एक तरफ से कटौती हो गई, दूसरी तरफ से खर्चे बढ़ गए, तो आमदनी तो कम होनी है। अब वहां भी यही समस्या है कि अब सरकार करे तो क्या करे। भाई, यूक्रेन वॉर, मैं तो यही कह रहा हूं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ये यूक्रेन वॉर यूरोप पे भारी पड़ेगा। भाई, रशिया तो ठीक है, थोड़े समय के लिए, इतना बड़ा रशिया है और इतनी ज्यादा आबादी वहां नहीं है, उनके पास पेट्रोल भी है, गैस भी है, वो तो बेच बेच के अपना गुजारा कर लेंगे। वो तो इसीलिए उन्होंने उस पर पाबंदियां लगाई हैं। लेकिन चाइना है, बाकी देश है, वो तो थोड़ी हट रहे हैं रशिया से। उसकी अपनी भी सोर्स ऑफ इनकम है। हाँ, वहां इनकम कम हुई है, प्रेशर बने। मैं थोड़े समय पहले रशिया था, ऐसा कोई बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं है, जनता वहां पुतिन के साथ खड़ी है, हम चाहे कुछ भी बोले। लेकिन जो यूरोप की स्थिति है, जिसके बारे में आपने चर्चा करी, वह खर्चे बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, इसीलिए किसान परेशान है, इसीलिए वो सड़कों पे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक सवाल जो आपने किया शुरू में कि साहब वहां सब्सिडी बहुत ज्यादा है किसानों को, यूरोप और अमेरिका में, बिल्कुल सही बात है। भाई, एक अमीर बाप का बेटा है, गरीब बाप का बेटा है, हम डेवलपिंग नेशन है, वो डेवलप्ड नेशन है, हम कैसे कंपेयर करेंगे यार। मेरे पड़ोसी ने अपने बच्चे को गाड़ी दे दी, वो स्कूल गाड़ी पे जाता है, मैं बस पे जाता हूं। अब ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है यार। उसके बाप के पास पैसा है, मेरे पास नहीं है, सीधी सी बात है। अमेरिका अगर सब्सिडी दे रहा है तो वो हमसे लेके थोड़ी दे रहा है। वहां के किसान, वहां की इंडस्ट्री ने मेहनत करी, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया, पैसे कमाए, टैक्स पूरा दिया, टैक्स चोरी नहीं करी, सरकार को टैक्स मिला, उन्होंने किसानों को दे दिया। दिक्कत क्या है। हम भी ईमानदारी से काम करें, हम भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, हम भी चोरी चकारी कम करें, हम भी अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाएं, ईमानदारी से काम करें, हमारा टैक्स बढ़ेगा, सब्सिडी और बढ़ सकती है, क्या दिक्कत है। ये तो हमारे हाथ में, हम करें कुछ नहीं, से मांगे ही मांगे, तो कैसे काम चलेगा। तो इसमें दिक्कत इस बात की है। और दूसरी बात जो समझने की है कि यूरोप में या अमेरिका में खासकर, वहां किसान है 2-3%, हमारे यहाँ है 50-60%। अब 2-3% का खर्चा उठाने के लिए, जहां पे 60-70% लोग टैक्स देते हो, तो खर्चा उठा लेंगे ना। 70 आदमी 2 आदमी को खिला सकते हैं ना। अब 5 आदमी 70 आदमी को कैसे खिलाएंगे, आप ही सोच लो। हिंदुस्तान में टैक्स देने वाले, अब लोग कहेंगे हम भी टैक्स देते हैं। अरे भाई, तुम इनडायरेक्ट टैक्स देते हो, मान लिया,
तो इनडायरेक्ट टैक्स देते तो पुलिस में खर्चा नहीं है, डिफेंस का खर्चा नहीं है, रेलवेज का खर्चा नहीं है, हाईवे का खर्चा नहीं है। मैं तो कह रहा हूं आपने जो टोटल टैक्स दिया है 27 लाख 27.5 लाख करोड़, उसमें 92% तो ऑलरेडी फिक्स है, मैं उसका हटा भी नहीं सकता। आपका 42% तो ब्याज में जाता है जो पुरानी सरकारों ने उधार ले रखा। आप समझ रहे बात को? कुल मिला के स्थिति यह है कि अगर हम आंकड़ों पे बैठेंगे, ठंडे दिमाग से काम करेंगे, समस्याएं भी समझ में आएंगी और रास्ते भी निकलेंगे। लेकिन अभी हम सर क्या आपने बोलते हैं? हाँ हम जी तो बोलते हैं मैं लठ लेके आ रहा हूं, ट्रैक्टर चढ़ा दूंगा, मेरी बात मान ले। तो ये कोई तरीका है बात करने का? ये डेमोक्रेसी है? अगर आप इन किसान नेताओं को बोलते हो यही अगर डेमोक्रेसी है, तो कौन मानेगा यार? ऐसी डेमोक्रेसी तो किसी को नहीं चाहिए। जी और ये सिर्फ यही है जो कम्युनिस्ट मानसिकता है कि हमने बोल दिया क्योंकि हम किसान है इसलिए सरकार करे। अरे भाई मत करो ना खेती यार, फिर हम देख लेंगे किस किसान से क्या खरीदना है। अगर आपको नहीं पसंद आ रही खेती मत करो, फिर देखेंगे क्या होता है। अभी सर आपने यूरोप के किसानों के कॉस्टिंग की बात की, सेम हाल हमारे किसानों का भी है। अगर हम लोग पिछले 2-3 दशक की बात करें तो जो कोई इनपुट कॉस्ट है मतलब उसके खाद है, बियान है या फिर लेबर कॉस्ट है या फिर मशीनरी की जो कॉस्ट है, पेस्टिसाइड्स है, उनकी कॉस्ट और जो उत्पाद है, जो अपना कृषि उत्पाद है, उसकी अगर हम लोग कॉस्ट देखें या फिर उसका प्राइस देखें, तो बढ़ोतरी हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट इनपुट्स में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उसके कंपेयर हमारा जो प्रोडक्शन है या फिर हमारा जो माल है, उसके प्राइस नहीं बढ़े, तो हमारा किसान कैसे सस्टेन करेगा फिर? बहुत अच्छा सवाल है। इसीलिए अगर यही सवाल अगर मेरे से कोई पूछता या मैं कृषि मंत्री हूं या प्रधानमंत्री हूं, तो मैं तो सीधी सी बात करूंगा। मैं कहूंगा एक कमेटी बैठाओ और देखोगे भैया रेट इतने क्यों बढ़ रहे हैं, क्या ऐसा कारण है जो रेट बढ़ रहा है? क्या हमारे यहां बिजली का रेट इतना बढ़ गया, लेबर का रेट बढ़ गया, रॉ मटेरियल का रेट बढ़ गया? क्या कारण है कि जो दवाई पहले 100 रुपए की मिलती थी आज 300 रुपए की हो गई? आज हमने फार्मास्यूटिकल में काम किया ना, प्रधानमंत्री जनधन वो दुकानें जो खुली हैं अपनी, इसकी दवाइयों वाली औषधि जो दुकानें खुली हैं, वहां क्या है रेट? जो दवाई बाजार में 300 रुपए की है, वही दवाई वहां प्रधानमंत्री का जो दवाई विक्रेता जनरल केंद्र है, वह 30 रुपए की है। वही दवाई, वही क्वालिटी, क्योंकि उसके पीछे स्टैंप लगी हुई है क्वालिटी सर्टिफाइड। क्या पेस्टिसाइड ऐसे नहीं मिल सकते? मैं उदाहरण दे रहा हूं। क्या भारत सरकार आज जिस तरह से दवाइयां बनवा रही है, क्या इफको, क्रिप्को, डेयरी कोऑपरेटिव्स क्या इस तरह से पेस्टिसाइड बनवा के प्रधानमंत्री कृषि सप्लाई केंद्र बना नहीं सकती? कहने का मतलब क्या है कि पहले हमें इसकी स्टडी तो करनी पड़ेगी कि क्यों दवाइयों के रेट बढ़े। हो सकता है वाजिब हो, मान लीजिए कि पहले रॉ मटेरियल चाइना से आता था $5 का, आज आता है $25 का, रेट बढ़ गए। लेकिन सवाल यह है कि जब 5 से 25 हुआ तो हिंदुस्तान में वो केमिकल क्यों नहीं बन सकता? हो सकता है कि कोई पॉलिसी गड़बड़ कर रही हो सकता है कि कहीं पे कोई इंस्पेक्टर राज हो, कहीं पे ऐसा हो कि कोई लोग बनाते थे लेकिन उन्होंने बंद कर दी, उसके कुछ कारण थे। तो उनको इकट्ठा करके स्टडी तो करो कि क्या कारण है ये रेट बढ़ गए, और जो समस्या है उसको रिजॉल्व करो। दिक्कत कहां है? हर समस्या का समाधान है, नियत होनी चाहिए, अभी चाहे सर वो राज्य सरकार। अभी आपने बहुत सारा विश्लेषण किया। मतलब हम किसानों के अगर हम लोग किसानी के बेहाव से सोचे, वो चाहे पंजाब का हो, हरियाणा का हो या फिर महाराष्ट्र या फिर हम लोग साउथ में जाए, तो किसानों का सब मतलब वो यही समझते हैं कि अभी हम लोग प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे जो के उत्पाद है उसको रेट कम मिल रहा है। अभी आपने बोला कि नहीं मंडियों में किसानों की जगह मिलनी चाहिए, सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। लेकिन अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें तो उसमें से बहुत कम ऐसे पर्याय है कि जो किसानों के हाथों में। हम लोग डायरेक्टली जाके बैठते गवर्नमेंट के कोर्ट में कि गवर्नमेंट को ये सब करना चाहिए। अभी आपने उत्पादों के बारे में जो भी कुछ किया, पॉलिसीज और गवर्नमेंट डिसीजन इस पे सब कुछ डिपेंड है। तो हम लोग क्या करें? मतलब गवर्नमेंट को अगर आप बता रहे हैं मतलब गवर्नमेंट को भी ये सब पता रहेगा कि हम लोग ये कर सकते हैं, किसानों की ऐसी समस्या सुलझा सकते हैं। लेकिन हम लोग गवर्नमेंट कोई भी हो,
पिछले कुछ दशकों से अगर हम लोग बात करें, तो गवर्नमेंट सिर्फ हमारे कस्टमर को जो भी कुछ चाहिए, मतलब गेहूँ चाहिए, चावल चाहिए, तेल चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सिर्फ सस्ता मिलना चाहिए। इसके लिए वो चाहे कुछ भी करेंगे। किसानों के बारे में तो गवर्नमेंट ने अभी कुछ सोचा भी नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस आए या फिर कुछ ऐसे मौकों पर गवर्नमेंट सिर्फ कस्टमर्स और इन्फ्लेशन देखते हैं कि नहीं ऐसा करना चाहिए। लेकिन अभी आपने जो सुझाव दिए उसके बारे में तो गवर्नमेंट कुछ काम करते दिखती नहीं। तो गवर्नमेंट को ऐसा बिहेव क्यों हम लोगों को देखने मिल सकता है? गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो। सीधी सी बात है, आप दबाव नहीं डालते, गलत जगह दबाव डालते हो। आपको हार्ट अटैक है तो दबाव कहां डालना है? हार्ट पे डालोगे या पैर पे डालोगे? सीधी सी बात है ना। आपका अगर कहीं पे दर्द हो रहा है शरीर में, आप कौन सी जगह पे मसाज करोगे? जहां पेन हो रहा है वहीं करोगे ना। आपको दबाव डालना है सरकार को कि देखिए पिछले 10 साल के अंदर हमारा इनपुट कॉस्ट इतना बढ़ गया, हम चाहते हैं कि इस पे एक एक्सपर्ट कमेटी बने और उसमें आधे मेंबर किसान हो। हम तो आपसे सब्सिडी नहीं मांग रहे ना, हम तो टेक्निकल एनालिसिस मांग रहे हैं। किसान हो या किसान के रिप्रेजेंटेटिव हो, भाई किसान कहता है मेरे को हर चीज नहीं आती, कोई अच्छा समझदार आदमी तो मिलेगा। हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, कोई किसी कंपनी का मैनेजर हो, रिटायर्ड मैनेजर हो, किसान के अपने बच्चे समझदार हैं, वो भी कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं। किसान कहेगा जी ये 5 आदमी मेरी तरफ से बैठेंगे कमेटी में, सारे आंकड़े निकलवाइए और चर्चा करिए, और वो रिपोर्ट 1 महीने के अंदर बाहर आनी चाहिए। लॉजिकल डिमांड है ना। अगर किसान इस मांग को लेके घेराव करता हो विधानसभा का और कहे जी हमें कॉस्टिंग कैलकुलेशन समझनी है कि क्यों रेट बढ़ रहे हैं, कौन सी सेंसिबल सरकार होगी जो कहेगी जी मैं नहीं बताता? ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लाना चाहते? कोई बोलेगा जी मैं ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहता, वो तो सरकार वैसे ही गिर जाएगी, पता लग जाएगा ये सब गड़बड़ कर रहे हैं, किसानों की नजरों में गिर जाएंगे ना वो लोग। क्या चुनाव जीत पाएंगे वो? जनता उनके बारे में क्या सोचेगी कि यार ये अजीब लोग हैं, किसान सही बात कर रहा है और ये उसकी भी बात नहीं मान रहे। तो जनता आपके साथ खड़ी होगी। कहने का मतलब है कि आपकी जो डिमांड है वो भी लॉजिकल होनी चाहिए। एमएसपी की लीगल गारंटी दे दो बगैर सोचे समझे, ये इलॉजिकल डिमांड है। डब्ल्यूटीओ से बाहर आ जाओ, ये इलॉजिकल डिमांड है, कोई इसका आधार ही नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लोन माफी कर दो। आपको पता है लोन माफी पंजाब का खेल, पंजाब का इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है? अगर आपके दर्शकों को मैं एक और बात बता दूं, एक डिमांड है ना लोन माफी की, पंजाब का इकोनॉमिक सर्वे आप डाउनलोड कर लीजिए, पेज नंबर 232-33, मैं नंबर भी दे रहा हूं ताकि दर्शक जो हैं हमारे वो देखें। पंजाब का लोन माफी का सबसे बड़ा फायदा पता है किसको है? पंजाब का इकोनॉमिक सर्वे बोलता है जो छोटा किसान है पंजाब का, उस पे मात्र 13,100 रुपए लोन है। ठीक है। पंजाब का जो बड़ा किसान है उस पे 9,27,000 रुपए लोन है। किसके लिए लोन माफी हो रही है? किसके लिए लोन माफी का नाटक हो रहा है? और फिर किसान नेता से कहो कि भाई तुम तो बड़े किसान के फायदे की बात कर रहे हो, हम एवरेज की बात कर रहे हैं। ये ही धोखाधड़ी है। लेकिन सर अगर हम लोग बारकाई से देखें तो मतलब जितना उसके पास खेती है उसकी लागत भी उतनी ज्यादा है, उसकी इन्वेस्टमेंट भी उतनी ज्यादा है। अगर लॉस होगा, वो छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, तो छोटे किसान को कम लॉस होगा, बड़े किसान को ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी ऐसा लागत भी ऐसा ज्यादा नहीं। है। मुझे एक बात बता दीजिए, 9 लाख रुपए का कौन सा इनपुट लगता है? हम्म। 9 लाख रुपए का कौन सा इनपुट लग, कितना खाद आएगा, कितना बीज आएगा, कितना फर्टिलाइजर आएगा 9 लाख रुपए में? कौन से खेत में लगता है? ये लेते हैं खेती के नाम पे और पैसे लगते हैं शादियों में और बाकी खर्चों में और गाड़ियां खरीदी जाती हैं। समझिए आप खेल देखिए, को। मैं थोड़ा सा इसमें आपसे थोड़ा सा सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अगर हम लोग महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें, अभी आपने जो अपना ग्रेप्स किसान है उसकी बात की थी, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक लोन वेवर्स के मतलब कर्ज माफी की एक घोषणा की थी, स्कीम चलाई थी। तो उस पे यही दिक्कत आई थी कि उन्होंने लिमिट रखा था 2 लाख का। लेकिन अगर हम लोग ग्रेप्स की जो किसानों की बात करें तो उनका जो अगर हेक्टर का हम लोग इन्वेस्टमेंट देखें तो वो बहुत ज्यादा है, मतलब 4-5 लाख तक जाता है। तो उसके भी आपसे तो मतलब ग्रेप्स का किसान का यही कहना था कि भाई हमारा तो लॉस बहुत ज्यादा है, या फिर हेल स्टॉर्म होता है, या फिर बारिश आती है, या फिर उनका नेचुरल कैलेमिटी से कुछ नुकसान हो जाता है। तो कपास और खेती के वजह से कपास के 1 एकड़ का नुकसान और ग्रेप्स का 1 एकड़ का नुकसान, तो उसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल महाराष्ट्र में क्रिएट हुआ था।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए क्या है कि ग्रेप के किसान में आपको पूरा फ्रेम लगाना पड़ता है, पूरा शेड बनाना पड़ता है, सब बेलों के लिए सब टांगना पड़ता है। सब देखा है मैंने, आपके महाराष्ट्र के किसानों में बहुत काम किया है मैंने। जी, पॉइंट ये है कि आप जो इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए उसमें 10 लाख रुपए का खर्चा आपने किया, बिल्कुल। तो 10 लाख का खर्चा पहले साल ही थोड़ी वसूल होगा यार, वो तो 10-20 साल जी, चलेगा ना वो स्ट्रक्चर। तो अगर आप जी, उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे कि मान लीजिए इस साल फसल खराब हो गई, इस साल का आपका खर्चा भी नहीं निकला, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे ना कि मैंने 10 लाख रुपए लगाए, उसका 5% के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन है, तो मेरा कितना बना? मेरा बना 50,000 रुपए। फिर मेरा इनपुट कॉस्ट, केमिकल, बीज वाज जो भी लगा, 1 लाख 1.5 लाख रुपए और, तो 2 लाख। आप सीधा उसमें 10 लाख पूरा इन्वेस्टमेंट पहले साल जोड़ दोगे, कहोगे लोन माफ कर दो, ये उचित नहीं है। इसीलिए मैं जी, कह रहा हूं कि कैलकुलेशन को समझना होगा। लेकिन हम कहते हैं जी मैंने तो 10 लाख रुपए लगाए। अरे वो, आज मैं अपने घर में रह रहा हूं, मेरे घर का दरवाजा टूट गया। अरे घर तो मैं 40 साल से रह रहा हूं यार, 40 साल तक वो दरवाजा चला है। तो हर साल उसको 100 रुपए का अगर दरवाजा है, उसको डिवाइडेड बाई 40 करोगे तो 2.5 रुपए सालाना बैठा ना। आप पहले दिन ही उससे 100 रुपए क्यों ले लोगे भाई? तो कहने का मतलब क्या है कि 2.5 रुपए कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन लॉजिकल बन जाती है। लेकिन आप कहोगे नहीं मैं दरवाजा लगाया था टूट गया, आप डेप्रिशिएटेड वैल्यू लोगे ना। आपकी हुँ, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? डेप्रिशिएटेड देती है ना। नई, आपकी गाड़ी चाहे 10 साल पुरानी हो, एक्सीडेंट होता है तो नई गाड़ी के हिसाब थोड़ी देती है वो डेप्रिशिएटेड कैलकुलेट करती है ना। ऐसे ही बाकी कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो देखिए, मुश्किल नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लॉजिकल हो जाते हैं, अगर हम समझदारी से काम करेंगे, हर समस्या का समाधान है। और आपके माध्यम से मैं एक चीज और बता देता हूं, हिंदुस्तान में खेती का भविष्य बहुत उज्जवल है। यह सुन के आपको ताज्जुब होगा। खेती का भविष्य इतना उज्जवल है कि अगर आप जरा भी समझदारी का काम कर रहे हो, खेती से अच्छा धंधा नहीं। लेकिन किसान का भविष्य क्या है यह मुझे नहीं पता। दो चीजों में फर्क है, समझिए इस बात को। हिंदुस्तान की आबादी है आज 145 करोड़ के आसपास। हमारे जी, पास जमीन है 140 हेक्टेयर, 40 मिलियन हेक्टेयर। एक आदमी के खाते में खेती की जमीन आती है 0.1 हेक्टेयर। आबादी बढ़ती जाएगी, जमीन उतनी रहेगी और बहुत सी जगह तो कम होगी। जिस तरह से पंजाब में खेती हो रही है, वो जमीनें बंजर हो जाएंगी, ना वाटर टेबल रहेगा ना सॉइल हेल्थ रहेगी, तो पंजाब की जमीन तो रेगिस्तान बन जाएगी। इसका मतलब जमीनें और कम होंगी। आबादी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, जमीन घट रही है, तो खाने की चीजों के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे? हुँ। इसका मतलब एग्रीकल्चर का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। प्रॉब्लम गवर्नमेंट क्या इम्पोर्ट है? भी कर सकती है ना सर। अभी हम इंपोर्ट लोगों ने होगा। देखा है कि हाँ, मैं इसीलिए वहीं आ रहा हूं मैं। जी, इसीलिए किसान जब तक मिलके काम नहीं करेगा, अकेले नहीं कर पाएगा। किसानों को संगठित होके एज ए ऑर्गेनाइजेशन काम करना पड़ेगा, और आप कर ही रहे हो ना, कोऑपरेटिव्स में कर रहे हो ना, डेयरी में। जी, वो मॉडल बाकी जगह हम क्यों नहीं लाना चाहते? वहां ईगो प्रॉब्लम क्यों आ जाती है? समस्या वो है। अदरवाइज मुझे एक चीज बताइए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। नासिक में प्याज हो गया 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, जो भी है। दिल्ली में मैं कभी भी मैंने 20-30 रुपए से नीचे प्याज नहीं खरीदा। बिल्कुल। सभी नासिक सिटी में से यही होता ट्रक नासिक से ट्रक भर के दिल्ली लाने में प्याज में क्या खर्चा जुड़ेगा? 2 रुपए किलो, और है। हुँ, 5 रुपए का प्याज, 2 रुपए का भाड़ा और बाकी खर्चा 7 रुपए, 1 रुपए और पर किलो खर्चा जोड़ दो 8 रुपए। 20 रुपए खरीदने के लिए तो पूरी दिल्ली बैठी, 15 मिनट में सारा बिक जाएगा। नासिक से दिल्ली लाने के लिए हम तैयार क्यों नहीं है? हम किसान जो गांव में बैठा है नासिक के, वो सिर्फ नासिक मंडी तक क्यों जाना चाहता है? वो दिल्ली क्यों नहीं आना चाहता? उसका कारण एक ही है, वो कहता है यार मेरे पास तो 2 टन माल है या 3 टन माल है। इसीलिए जब वो इकट्ठा हो जाएगा, ट्रक हायर कर लेगा, तो कीमत बढ़ेगी। इसीलिए व्यापार को समझना होगा। प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोगों ने किसानों को बहुत गलतफहमी में डाल दिया, और ये राजनीति है।
आप अन्नदाता हो, उसका ये बोल बोल के उसका दिमाग इतना खराब कर दिया, वो कहता है मेरे तो घर पे आएगा जो कुछ होगा, अब मैं क्यों जाऊं, मैं तो भगवान बन गया। तो जिसको मिलना है वो मेरे घर चल के आए। किसानों को ये गलतफहमी पॉलिटिकल रीजन से डाली गई है कि आप तो अन्नदाता हो। मैं उसको बोलता हूं यार, उसको किसान को अन्नदाता मत बनाओ, उसको व्यापारी बनाओ। बिल्कुल। किसान को भगवान मत बनाओ, उसको व्यापारी बनाओ, उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन हम उसको व्यापारी नहीं बनाना चाहते, हम उसको भगवान बना देते हैं। और किसान इस गलतफहमी में घर में बैठा रहता है और भूखा मरता है। आप समझिए इस बात। तो ये जागरूकता की कमी है। अगर आज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं खेती जो करते हैं, मैं कहता हूं तुम 10 दोस्त मिलके एक ट्रक भर के दिल्ली माल ले आओ ना, प्रॉब्लम क्या है? तुम कुछ मत करो, सिर्फ कॉलोनी में आके ट्रक के आगे बोर्ड लगा दो, ये कीनू 20 रुपए किलो, बताओ मेरे को शाम तक तुम्हारा पूरा ट्रक बिक जाएगा। लोग 1 किलो नहीं 5-5 किलो लेके जाएंगे, क्योंकि आज मैं 70-80-100 रुपए किलो खरीद रहा हूं, उसमें मेरे को अगर 20 रुपए किलो, तुम गांव में उस पर ट्रैक्टर चला रहे हो, ये कह कि मेरे को 3 रुपए 4 रुपए मिल रहे हैं। मैं कह रहा हूं तुम दिल्ली में आके वही ट्रक भर के लाओ और सिर्फ बोर्ड लगा दो 25 रुपए किलो, जितना मर्जी ले लो, आधे दिन में सारा माल बिक जाएगा। ये क्यों नहीं करना चाहते? इनिशिएटिव क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि आप अकेले लड़ रहे। जब 10 दोस्त साथ बैठ जाएंगे, एक आदमी लोड कर ले, एक आदमी कर ले, फिर आपस में भरोसा होना चाहिए ना कि वास्तव में इसने माल बेचा है, ये नहीं वो, फिर भरोसे वाली बात है ना। फिर एक दूसरे पे भरोसा नहीं हो तो फिर मुश्किल है कि यार ये माल तो ले गया, पता नहीं पैसा लाएगा या नहीं लाएगा। तो पहली बात, हम आपस में क्या एक दूसरे पे विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे? एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते? बाजार है, हर कंज्यूमर एमएसपी से ऊपर खरीद रहा है, किसान तक पैसा नहीं पहुंच रहा। सिर्फ 2 ही कारण है, किसान व्यापार समझना नहीं चाहता और मिलके काम करना नहीं चाहता। जिस दिन ये 2 चीजें किसान सीख जाएगा हिंदुस्तान का, किसान की किस्मत बदल जाएगी, आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। थैंक यू सर। अभी आपने हमारे जो भी क्वेश्चंस थे, मतलब संदेह था मन में कि अभी जो भी किसानों के जो समस्या है उसके अभी आपने बहुत आसान भाषा में सबको समझ में आए ऐसे भाषा में आपने समझाया। थैंक यू, आज आपने हमें टाइम दिया, हमारे दर्शकों को इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। थैंक यू सर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि देखिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा सोच बदल लीजिए, सब बदल जाएगा। और अगर आपको प्रदर्शन करना ही है, आंदोलन करना है, तो सरकारों से एक ही बात कहिए कि हमें एपीएमसी में दुकानें दीजिए। हम आड़तियों के माध्यम से नहीं बेचना चाहते हैं, हमें व्यापार सिखाइए, हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए, हमें अगर जो वेयर हाउस है उसकी फैसिलिटी दे दीजिए, कोल्ड स्टोर, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो और ट्रेनिंग दे दो, बाकी हम सब कर लेंगे। हम भिखारी नहीं है, हम किसान हैं, मेहनत करना जानते हैं। आप सोच बदलो, अपने जो यंग बच्चे हैं उनका स्किल डेवलपमेंट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर लो। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, 1 लाख करोड़ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, नहीं तो बैंक भी दे देगा आपको, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो सदुपयोग हो रहा है। आपकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन उसके लिए सोच बदलना होगा। सिर्फ ये कहना कि किसान नेता हमारी किस्मत बदलेंगे, ऐसा नहीं है, उनका एजेंडा कुछ और है, आपको अपने बारे में सोचना होगा।